Hey guys, I'm finally back with another video. अब ये वीडियो थोड़ा सा पर्सनल होने वाला है क्योंकि इस शब्द को लेकर और इसके अराउंड जो भी थ्योरीज हैं, जो भी सारे थॉट प्रोसेस हैं, मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम तक घूम रहे थे. बहुत सारे थॉट्स थे. देयरफॉर आई रिसर्च्ड अ बिट ऑन यूट्यूब. मैंने गूगल पे भी, कोरा पे और बहुत सारे रेडिट वगैरह पे आर्टिकल्स मैंने पढ़े इस चीज़ के बारे में. मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी, कमेंट्री वीडियोस देखी. मैं अपने किसी करीबी दोस्त से उतना इंटरेक्ट नहीं करना चाहती थी इस बारे में बिकॉज ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर है एंड ये बहुत ही पर्सनल मैटर था. मैं किसी को, स्पेशली कोई भी फीमेल, उनको मैं ऑफेंड नहीं करना चाहती थी इस बारे में, इस चीज़ को लेकर. ऑल्सो एज अ वुमन इट इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक फॉर मी. नॉनदलेस आई विल बी एड्रेसिंग सर्टन फैसेट्स ऑफ इट बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ों से मैं अग्री भी करती हूँ, काफ़ी सारी चीज़ों से मैं डिसअग्री भी करती हूँ. सो लेट मी डाइसेक्ट दिस होल टर्मिनोलॉजी दैट आई एम अबाउट टू explain and we are about to discuss. अगर आपके कोई और thoughts हो तो do give a comment below and without further ado let's get started. मैंने इस वीडियो के लिए एक लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट लिखी है and therefore I will be wearing my specs and read out the script for you guys. So ये जो शब्द है गोल्ड डिगर, ये आता कहाँ से है, ये इसके तात्पर्य क्या है, ये इसका पूरा एक डाइसेक्ट हम करते हैं. नाउ हर किसी का अपना अपना मॉरल कंपस होता है, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है इस चीज़ को लेकर. क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इज इट द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग टू डू और इट इज़ नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग टू डू, इट इज़ अ वेरी टॉक्सिक थिंग टू डू, इट इज़ अ वेरी टॉक्सिक ट्रेट. देयरफॉर मेरे कुछ सवाल है और मैं उनको 3 भागों में बांटने वाली हूँ. नंबर 1, क्या पैसों को देखकर डेट करना या पैसों को देखकर अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर डिसाइड करना इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स या पार्टनर, या किसी भी, अगर आप अरेंज मैरिज सेटिंग में आते हो तो इनकम देखकर शादी करना, इज इट द राइट थिंग टू डू? इज इट रियली रॉन्ग टू डेट समवन और रिजेक्ट समवन इन अ मैरिटल सेटिंग और इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सेटिंग solely because of the income factor? Number 2, जो ये शब्द है गोल्ड डिगर, क्या सिर्फ महिलाओं पे इम्प्लीमेंट होता है ये टैग या पुरुषों पे भी ये टैग इम्प्लीमेंट होता है? We will dissect that. Number 3, last but not the least, क्या गोल्ड डिगर असली में कोई चीज़ है? क्या गोल्ड डिगर्स एग्जिस्ट करते हैं या हमारे सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, हमारी सिर्फ एक बनावटी थॉट प्रोसेस? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट मी स्टार्ट लाइक दिस. गोल्ड डिगर का जो शब्द है ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? टू कट थिंग्स शॉर्ट, फ्रॉम अमेरिकन पॉप कल्चर एंड हॉलीवुड. नाउ अब हम सबको पता है कि जो मीडिया है या पॉप कल्चर है, चाहे वो मूवीज ले लो, बुक्स ले लो, म्यूजिक ले लो, या आजकल यूट्यूब वीडियोस या इंटरनेट कल्चर को भी ले लो, वो किस तरह से हमारे थॉट प्रोसेस को शेप करता है, किस तरह से हमारे ओपिनियंस को शेप करता है, किस तरह से मासेस के माइंड्स को इन्फ्लुएंस करता है. नाउ हर स्टीरियोटाइप की तरह ये स्टीरियोटाइप में भी देयर इज सम ग्रेन ऑफ ट्रुथ बिहाइंड दिस स्टीरियोटाइप because there are women, not all but quite a number of them, who actively look for money in their partners, who actively look out for a good income and a well settled lifestyle in their husbands. अगर आप अरेंज मैरिज की भी सेटिंग अगर आप देखोगे तो उसमें भी जो लड़की का फादर होता है या लड़की की पूरी फैमिली होती है, वो लड़के से हमेशा यही पूछती है कि तुम कितना कमाते हो, तुम्हारा सोशल स्टेटस कैसा है. नाउ फ्रैंकली स्पीकिंग, दिस इज जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन. अगर आपका कोई और पर्सनल ओपिनियन हो, अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हो तो डू गिव इट अ कमेंट बिलो. नाउ फ्रैंकली स्पीकिंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन लुकिंग फॉर समवन, चाहे आप मैन हो चाहे आप वुमन हो, इन लुकिंग फॉर समवन
for long-term relationships, who earns well, who has financial stability. I'm using the term financial stability, not someone who has an income that of Shah Rukh Khan ya jiski Mukesh Ambani wali income ho. No, I'm not saying that. In fact, it is the most practical thing to do, right? Because there will be problems. हर तरह की problems होती है, हर तरह की चीज़ों को लेकर fights होती है, especially finances को लेकर तो कितनी ज़्यादा fights होती है couples के बीच में. मैंने खुद अपने रिश्तेदारों में कितने सारे मेरे जितने भी मैरिड कजन्स हैं उनकी फाइनेंसेस को लेके आए दिन कितनी आर्ग्यूमेंट्स होती है, मैंने खुद देखा है. इनफैक्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द की फैक्टर्स. Financial stability is one of the key factors for a happy love/married life. Just look at the current economic climate. We have seen COVID. हम आए दिन अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ सुनते रहते हैं. बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ट्विटर जैसी बड़ी बड़ी सिलिकॉन वैली कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को हटा रही है. अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को hundreds and hundreds of their employees are being removed. And especially in this current economic situation, one needs to earn a livable amount of money जहाँ पे आपको कोई उधारा लेने की जरूरत ना हो, ना आपके कोई डेट्स हो, कोई लायबिलिटीज हो, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, राइट? बिकॉज इन द लॉन्गर रन बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होंगी, बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट्स होंगी, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होंगी, बहुत ज्यादा, और अगर आर्ग्यूमेंट्स और लड़ाइयाँ ना भी हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है in terms of sustaining yourselves, and those things end up in divorce, end up couples separating because nobody wants their partner to have any form of liability, financial liability especially. And guess what, let me be very frank with you here, marriage is not what is shown in Bollywood movies. मैरिज इज नॉट कि एक अमीर घर की लड़की सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के अपने एक प्यार के साथ जो गरीब है उसके साथ भाग के चली गई, ऑल दोस टाइप ऑफ थिंग्स. मैरिज इज नॉट अ बॉलीवुड मूवी. नाउ आप में से कई ऐसे लोग हैं जो मुझसे पूछेंगे इन अ मोर स्पेसिफिक way that what about those women who exploit men for financial gains or who exploit men for expensive gifts? And indeed that is very very true. Sadly there is a lot of financial abuse, because abuse क्या होता है, चाहे आप sexual abuse ले लो, चाहे आप financial abuse ले लो, चाहे आप इमोशनल अब्यूज या साइकोलॉजिकल अब्यूज को ले लो जैसे गैस लाइटिंग. एक पार्टनर के लिए वो एक सेल्फिश मोटिव बन जाता है और दूसरे पार्टनर के लिए वो एक इमोशनल स्ट्रेन हो जाता है, और उस वजह से जब एक पार्टनर को बेंड करना पड़ता है बार बार तो रिलेशनशिप ब्रेक हो सकती है. एंड पर्सनली स्पीकिंग, लव इज नॉट ऑल अबाउट expensive gifts and fancy cars and fancy holidays and lavish dinners, right? For me, love is all about the typical, respect, communication, honesty with one another, integrity, mutual, I wouldn't say mutual similarities, but kind of a common ground, a kind of a common mental connect, that is love. But again, those things are subjective and I won't get into what is my definition of true love and all. I think we are not getting over the Valentine's Day fever. Neither am I, which is why I'm making this video. It's a pretty personal video for me. But now let's give this another spin. Firstly, अगर किसी की भी love language expensive gifts हो, lavish dinners हो, या कोई भी fancy holidays देना हो, and if they can afford to do so, I personally have no objections to it. अगर किसी की वो love language हो. Now, आपको समझना होगा लव लैंग्वेज क्या होती है, आप किस तरह से अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हो. किसी का प्यार को एक्सप्रेस करने का तरीका हो सकता है एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, लाइक फॉर एग्जांपल अ डायमंड रिंग. किसी के प्यार को एक्सप्रेस करने का तरीका हो सकता है आस्किंग हाउ दे आर डूइंग, मेकिंग देम लाफ एक्सेट्रा, चाहे वो फोन कॉल के थ्रू हो, चाहे वो एक प्यारी सी डेट के थ्रू हो. नाउ अगेन, पर्सनली स्पीकिंग, मेरे प्यार को एक्सप्रेस करने का तरीका गिफ्ट्स भी है और फोन पे बात करना भी, फैंसी डेट्स पे ले जाना भी है अगर मैं किसी को डेट पे ले जा रही हूँ. लव लैंग्वेज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल एंड वी आर नो वन टू क्वेश्चन दैट. हम में से कोई ये सवाल नहीं उठा सकता कि तुम्हारी लव लैंग्वेज कैसे है, तुम्हारी लव लैंग्वेज बुरी है, तुम्हारी लव लैंग्वेज अच्छी है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग. एज लॉन्ग एज किसी की लव लैंग्वेज एक्सप्लॉयटेटिव ना हो, अब्यूजिव ना हो, या
कोअर्जन के बेसिस पे ना कर रहा हो, एज लॉन्ग एज जो एक्सपेंसिव गिफ्ट्स जो दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ देयर लव लैंग्वेज वो अफोर्ड कर सकता है, एज लॉन्ग एज उस बंदे की खुद की कमाई हुई पैसों से खुद की मर्जी से दिया। कि अगर सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर मेरी दोस्त का बर्थडे है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त का बर्थडे, तो मैं अपनी मर्जी से अपने पैसों से कोई भी, चाहे वो एक्सपेंसिव हो चाहे वो नॉट वेरी एक्सपेंसिव हो, कोई भी गिफ्ट मैं अपनी मर्जी से देना चाहूँ तो दे सकती हूँ, एंड दैट शुड बी माई चॉइस, एंड दैट पर्सन इज नॉट कोअर्सिंग मी इनटू गिविंग देम एन एक्सपेंसिव गिफ्ट। आई थिंक दैट्स फेयर इनफ एन आर्ग्यूमेंट। आई होप की बात समझ में आ जाए। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, आर ओनली वुमेन गोल्ड डिगर्स? क्या सिर्फ औरतें ही गोल्ड डिगर्स होती हैं या सिर्फ औरतें ही पैसों के पीछे भागती हैं? No, not really. And I'm not saying this because I'm a woman and I'm hurt. Because मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे हैं जहाँ पे आदमियों ने खुद रिच वाइफ्स की डिमांड की है, या वाइफ के अगर वाइफ या गर्लफ्रेंड का कोई भी क्राइटेरिया हो, वेल्थ या हायर वेल्थ उनमें से मेन क्राइटेरिया हो जाता है फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ऑफ अ मैरिज। अब जनरली महिलाओं को क्यों गोल्ड डिगर परसीव किया जाता है? फर्स्टली, इन मोस्ट कल्चर्स जो औरत होती है, इंक्लूडिंग इंडियन कल्चर, जो औरत होती है वो अपने हस्बैंड के साथ अलग रहने लग जाती है, या अपने हस्बैंड के साथ, अगर इंडियन कल्चर की मैं बात करूँ तो औरत जो होती है वो अपने हस्बैंड और उसकी फैमिली के साथ वो रहने लग जाती है। हैविंग सेड दैट एंड कमिंग टू द सेकंड पॉइंट व्हिच इज अ कजन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, अब जब शादी हो गई है और जब लड़की अपने ससुराल में, दैट इज हस्बैंड की फैमिली के साथ वो रहने लग जाती है, इन मोस्ट कल्चर्स इंक्लूडिंग इंडियन कल्चर, अगेन मैरिज इज कंसिडर्ड टू बी सैक्रोसैंक्ट, राइट? तो क्या होता है, जितनी भी आपकी लीगल राइट्स हो गई, प्रॉपर्टी राइट्स हो गई, फाइनेंशियल राइट्स हो गई, जितनी भी जो भी राइट्स, सिविल हो गया, फाइनेंशियल हो गया, या कोर्ट की मैरिटल राइट्स जो आपका चाइल्ड कस्टडी, बट स्पेशली अगर हम पैसों की बात करें तो फाइनेंशियल राइट्स जैसे कि प्रॉपर्टी हो गया, इंश्योरेंसेस हो गया, फाइनेंसेस दैट इज बैंक अकाउंट्स, मनी, ट्रांजैक्शंस एक्सेट्रा, तो इट इज शेयर्ड नॉट जस्ट बिटवीन द स्पाउसेस बट अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे देखो तो बिटवीन द स्पाउसेस फैमिली। अगर मैं मैरिड हूँ किसी के साथ फॉर एग्जाम्पल, तो जितनी भी मेरी फाइनेंशियल राइट्स है या जितने भी मेरे बैंक अकाउंट्स या कुछ प्रॉपर्टी वगैरह वो मैं और मेरे स्पाउस दोनों शेयर करेंगे, साथ ही साथ मेरी फैमिली भी वो राइट्स शेयर करेंगे, मेरे स्पाउस की फैमिली भी कुछ हम दोनों के बीच के प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह, इनहेरिटेंस, वो सब शेयर कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, जो स्पाउस की फैमिली होती है इस वजह से वो बहुत ज़्यादा केयरफुल होती है कि किस लड़की को अपना पार्टनर बनाया जाए, या इवन द गर्ल्स फैमिली ऑल्सो कि किस तरह के लड़के को अपना पार्टनर बनाया जाए, बिकॉज इन फ्यूचर नो फैमिली वांट्स कि फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स हो, प्रॉपर्टी के लिए झगड़े हो, प्रॉपर्टी के लिए छीना झपटी हो, नो फैमिली वुड वांट दैट बिकॉज दैट इज अ सेपरेट हेडेक ऑल टुगेदर। नाउ थर्ड पॉइंट, कई बार एंड मोस्ट केसेस में हमने देखा है जब औरत या तो माँ बन जाती है या किसी भी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम्स महिलाओं को अपनी जॉब्स असाइड रखनी पड़ती है, जॉब्स को छोड़ना पड़ता है, अगर बिजनेस होता है तो बिजनेस को साइड लाइन करना पड़ता है टू सोली टेक केयर ऑफ द फैमिली, स्पेशली अगर बच्चा हो गया या कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग बीमार पड़ गया तो उनका सारा देखभाल करना वो औरत की जिम्मेदारी होती है, उनके कंधों पर वो डाला जाता है, देयरफॉर मेकिंग देम फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन देयर स्पाउस, राइट? तो उस वजह से दे आर अनेबल टू जॉइन द वर्कफोर्स completely, or they join the workforce much later in their lives. They join the workforce after their kid has grown up or after their kid has attained a certain age. उससे पहले वो usually home bound होती है, and they have to get that. कई औरतों की साइकोलॉजी होती है कि उनको एक सिक्योरिटी मिल जाती है, उनको एक सहारा मिल जाता है जब उनका हस्बैंड एट द मोमेंट कमा रहा होता है, जब वो हस्बैंड के परिवार का ख्याल रख रही होती है या जब वो बच्चों का ख्याल रख रही होती है। एंड आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फॉर्मल सेक्टर हियर। इनफॉर्मल सेक्टर का मुझे इतना मालूम नहीं है, अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर का थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं तो इट वुड बी ब्रिलियंट। दिस इज जस्ट देयर साइकोलॉजी। नाउ आई एम सिंगल एंड आई डोंट नो, मैं कभी मानी बनी, मैं कभी मतलब I don't know about all these things, but this is just their psychology. Coming to the last and final question, is gold digger even a real thing? क्या gold digger सही में exist करते हैं? क्या gold digger महिलाएं सही में exist करती हैं? To be very honest with you, yes, they do exist.
बट इट कैन ऑल्सो बी इम्प्लाइड अमंग फ्रेंड्स. ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक शादी में हो या सिर्फ किसी रिलेशनशिप में कोई गोल्ड डिगर हो. दोस्तों में भी गोल्ड डिगर्स और यूजर्स हमने बहुत देखे हैं. ये फिनोमेना हम रिश्तेदारों में भी देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके किसी रिलेटिव का बेटे या बेटी का बर्थडे है, बेटे या बेटी की शादी है, तो जो रिलेटिव होता है वो हमेशा कितने सगन दिए आपने वो गिनने लग जाता है. या बर्थडे पे कितने सगन दिए, एंगेजमेंट या शादी पे कितने सगन दिए हमने, वो गिनने लग जाते हैं कितने सगन दिए अगर आप पंजाबी हो और अगर आप पंजाबी फैमिली बैकग्राउंड से आते हो. ऑल्सो उन रिलेटिव्स की भी बात करना चाहूँगी जो अपने भाई या अपने भतीजे या दूसरे रिलेटिव्स के बिजनेस या प्रॉपर्टी मारने की कोशिश करते हैं. इजंट दैट कॉल्ड गोल्ड डिगिंग? अकॉर्डिंग टू मी, गोल्ड डिगर कौन होता है? Gold digger is someone who uses another person solely for their wealth. So that's it. I hope you guys enjoyed this video. I hope कि आपको ये पूरा मेरा प्रवचन पसंद आया हो. अगर ऐसे और प्रवचन चाहते हो तो डू लीव अ कमेंट बिलो. अगर आप इस वीडियो से अग्री करते हो तो डू लीव अ कमेंट बिलो. अगर आप वीडियो से डिसएग्री भी करते हो देन डू लीव अ कमेंट बिलो. मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट. This was a very lengthy video and जैसा कि आप देख सकते हो शाम या रात हो ही गई है. See you next time.